हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एचओएस ट्यूब पे। तो स्टूडेंट्स, इस बार हम आपके साथ आए हैं एक न्यू सीरीज के साथ। स्टूडेंट्स, इसमें हम गेट फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसकी थ्योरीज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि गेट फिजिक्स में अगर हम उसे यूनिट में डिवाइड करें तो उसमें 10 यूनिट्स हैं, जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स फर्स्ट पे है। तो स्टूडेंट, सिलेबस आप जानते ही हैं गेट फिजिक्स का। फर्दर अगर आपको डाउट्स होगा तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपको गेट फिजिक्स का सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर दूंगा और उसकी सारी यूनिट्स बता दूंगा कि उसमें क्या क्या है। लेकिन स्टूडेंट्स, पहली यूनिट जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहली जो मेरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं गेट फिजिक्स के लिए, वो मैं कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उस क्वेश्चन के पीछे या जो फॉर्मूला यूज होगा वो बताऊंगा और उस हिसाब से ये सीरीज चलेगी। पहले इस लेक्चर में मैं वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराऊंगा। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो स्टूडेंट्स, इससे आपको हेल्प मिलने वाला है। अगर आप इस बार एमएससी में गए हैं तो इस लॉकडाउन पीरियड में अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है फर्दर गेट एग्जाम के लिए या CSIR JRF के लिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं स्टूडेंट। और ये वीडियो IIT जैम के लिए भी हेल्पफुल है। तो अगर आप BSc में भी हैं और BSc थर्ड ईयर में गए हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप अगर IIT जैम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या जेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या गेट फिजिक्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो HOS ट्यूब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे बने रहें। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये 2011 में आया है क्वेश्चन। इफ अ फोर्स वेक्टर एफ इज डेरिवेटिव फ्रॉम अ पोटेंशियल फंक्शन वी आर, जो बी है वो स्टूडेंट आर का फंक्शन है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट फॉलोज दैट। तो स्टूडेंट्स, अगर जो हमारा एफ है वो पोटेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल है जो कि वी है, तो स्टूडेंट हम जान रहे हैं कि एफ हमारा दिया हुआ एफ जो है वो डेरिवेटिव है किसका, इस पोटेंशियल फंक्शन का, जो कि आर का फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये माइनस साइन खुद लगा दिया क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो पोटेंशियल का फंक्शन होती है। तो यहाँ पे अब दिया हुआ तो हम उससे कोरिलेट करके यहाँ पे इसे लिख रहे हैं, वेक्टर एफ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी आर। तो हम जानते हैं कि अगर किसी का कर्ल 0 होता है, इफ कर्ल इज 0, देन दैट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन। अगर किसी वेक्टर का कर्ल 0 है, कर्ल ऑफ एफ अगर 0 है, तो वो जो एफ है रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर, तो किसी स्केलर के डेरिवेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कर्ल 0 होता है, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू 0 होता है पोटेंशियल का फंक्शन ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर f इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी आर है तो कर्ल ऑफ f यहाँ पे भी 0 होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो ऑप्शन है डेल क्रॉस f इज इक्वल टू 0, ये सही होना चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखें कि कर्ल अगर 0 है तो हम उस वेक्टर को किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। स्टूडेंट, फर्दर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 1 एट द पॉइंट P111 इज। तो स्टूडेंट्स, एक इस सरफेस पे नॉर्मल पूछ रहा है, एक सरफेस का फंक्शन दिया हुआ है और इस सरफेस पे स्टूडेंट वेक्टर नॉर्मल पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा ग्रेडियंट होता है वो डायरेक्शन देता है, हमारा डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालना है तो हम पहले ग्रेडियंट वेक्टर निकालेंगे, फिर उसका यूनिट नॉर्मल उससे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैं आपको थ्योरी तो नहीं बताऊं, तो इसी में मैं आपको थ्योरी बताता हूं कि अगर कोई फंक्शन एफ है और उसका हमें ग्रेडियंट निकालना है तो इस तरीके से हम उसका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो डेल एफ इक्वल टू, तो स्टूडेंट जो ये डेल है ऑपरेटर है, ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है इसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। और यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन जो है उसको हम स्केलर फॉर्म में, जो फंक्शन हमारा है उसको यहाँ पे रखते हैं और फिर हम इस पे ऑपरेट करते हैं उस फंक्शन को। और जो हमारा ये पार्शियल डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव में जो फंक्शन होता है, जो कॉमन होता है, उससे को तो हम डेरिवेटिव करते हैं और जो फंक्शन
अदर फंक्शन जो होते हैं, जैसे इसमें x है तो x का डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन जो अदर फंक्शन y z होंगे वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं इस केस में। तो आप ध्यान रखें, डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो फंक्शन पहले डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 पे ऑपरेट होगा। और इसमें क्या करें, आप जब भी कोई इक्वेशन दे तो उसको लेफ्ट साइड लाके उसको इक्वेट जीरो कर लें और जो फंक्शन हो उसे कंप्लीट लें, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से आप फंक्शन को बना लें। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो आप पहले फंक्शन लिख लें कि जो स्केलर फंक्शन है वो क्या होगा, क्योंकि ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन होगा, उसका ग्रेडियंट हम कैलकुलेट करेंगे तो वो वेक्टर देगा और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट नॉर्मल हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि हमें जो वेक्टर मिलता है वो नॉर्मल ही मिलता है ग्रेडियंट के केस में, तो उसका जब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर नॉर्मल मिल जाएगा। तो डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर तो ये 2x हो जाएगा, और बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी x नहीं तो ये 0, और यहाँ पे -1 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अगर कहीं एक्स स्क्वायर वाई होता तो 2xy हो जाता है ये, लेकिन यहाँ पे अगर सेपरेट कोई भी x नहीं है, क्वांटिटी है, तो ये 0 होगा। तभी पार्शियल डेरिवेटिव भी अगर वहां पे x नहीं है तो 0 होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 2x आई कैप आ गया। अब j कैप डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में y नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ y है तो इसका हो जाएगा डेल बाई डेल वाई वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2i, तो 2i j कैप, क्योंकि यहाँ पे z भी 0 हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई z, और डेल बाई डेल वाई -1 भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i j कैप। फिर k कैप डेल बाई डेल z अगर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो 0, ये भी 0, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट -z है तो ये -1 हो जाएगा, तो और ये -1 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे -k कैप हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से जो हमारा वेक्टर मिल जाएगा ग्रेडियंट से 2x आई कैप प्लस 2i j कैप -k कैप। अगर हमारे पास कोई ये वेक्टर हो और अगर हमें उसका यूनिट नॉर्मल निकालना हो तो हमें पता है वेक्टर ए बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो हम उसका मॉड से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उस वेक्टर का। तो इस तरीके से हमारे पास वेक्टर एफ है, तो अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। और लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो चाहे तो आप पॉइंट्स यहाँ पहले रख लें फिर इसको कैलकुलेट करें, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके से करेंगे तो आंसर सेम आने वाला है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे मॉडुलस इसी फंक्शन का पहले लिख दिया है, फिर पॉइंट्स को रखा है। 0.111 जो दिया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 111। तो इस तरीके से देखिए 2x आई कैप प्लस 2i j कैप माइनस k कैप, और इसका मॉडुलस हो जाएगा स्टूडेंट्स मॉड ऑफ ए है तो 2x स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब 1 1 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और यहाँ पे देखिए 4 प्लस 4 8 हो जाएगा प्लस 1 9, तो इसका √9 और इसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा जो यूनिट नॉर्मल है वो आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाई 3। हमारा आंसर होगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही हमारा यूनिट नॉर्मल है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाई 3। तो ये देखते हैं स्टूडेंट वेक्टर कैलकुलस का थर्ड क्वेश्चन है हमारा। कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस a क्लोज एट बोथ एंड्स, वो दोनों एंड्स पे बंद है और सेंटर्ड एट द ओरिजिन पे सेंटर्ड है। लेट आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बी द पोजीशन वेक्टर एंड नीटा कैप बी अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पे दिया हुआ कि जो नीटा कैप है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। द सरफेस इंटीग्रल आर वेक्टर डॉट नीटा कैप डी एस ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है सरफेस इंटीग्रल को क्लोज सरफेस से। आप जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, और उसको यूज करके डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो स्टूडेंट ये रही हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम, क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट नीटा कैप डी एस इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम डाइवर्जेंस लेंगे उस वेक्टर का तो, और उसमें जो हमारा डीवी उसके साथ लगाएंगे तो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट नीटा कैप डी एस, तो यहाँ पे अगर हम अपनी डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमें मिलता है डाइवर्जेंस ऑफ आर डीवी। इस तरीके से डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब हम यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट, जैसे ही हम डेल डॉट आर, आप देख सकते हैं डेल डॉट आर की वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 मिलकर 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स आएगा तो 1 हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई इंटू वाई आएगा तो वाई हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड आएगा तो 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो स्टूडेंट 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 इंटीग्रल ऑफ वी डी वी वी हो जाएगा, तो 3v हो जाएगा। और हमें पता है जो वॉल्यूम है किसी भी सिलेंडर का होता है पाई
ए आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो ये है और हाइट एच है सिलेंडर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई ए स्क्वायर एच। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन स्टूडेंट्स। तो हमने ये अपना थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है, ये भी स्टूडेंट 2011 में ये क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं वेक्टर कैलकुलस से काफी क्वेश्चन आते थे पहले, और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी हम देख पाएंगे। ये तो क्वेश्चन कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको जस्ट एग्जाम में, गेट एग्जाम में तो मिलेंगे ही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको IIT जैम में भी मिल सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी BSc थर्ड ईयर में हो वो भी इस वीडियो से अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं कि कैसे हम अप्लाई करते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो स्टूडेंट देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप। तो स्टूडेंट पहले देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन कैसे कैसे दिए हुए हैं। द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात हो रही है वेक्टर और वेक्टर बी की। तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस पर ध्यान दें, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर वेक्टर और वेक्टर बी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो फॉलो करेंगे वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा। तो किसी ना किसी लेमडा की वैल्यू के लिए इक्वेशन फॉलो करेंगे तो वो लिनियरली डिपेंडेंट होंगे। हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि लेमडा की कोई वैल्यू ऐसा मिल रही है जिसके लिए फॉलो करते हैं ये इक्वेशन। तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे स्टूडेंट, i कैप हो जाएगा, यहाँ कॉमन ले लेंगे, i कैप में मिलेगा 3 प्लस लेमडा, तो दोनों को इक्वेट करके 0 करेंगे, 3 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0 और 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0 जो j कैप का कोफिशिएंट होगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके पाएंगे, देखेंगे तो ये कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है, लेमडा की कोई भी वैल्यू के लिए वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ लेमडा -3 आ रहा है और यहाँ लेमडा -1 आ रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन, ये कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इनका, तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अगर कहीं भी वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऑर्थोगोनल पूछता है तो वहां पे आप ये कंडीशन लगाएं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। और अगर नॉर्मलाइजेशन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉर्मलाइज, तो स्टूडेंट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइज है तो ये कंडीशन, अगर ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन। तो स्टूडेंट यहाँ दोनों केस में हम देखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैन नॉट बी 0, तो ये ऑर्थोगोनल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो और ये देखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैन नॉट बी 0। तो इस तरीके से द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये ऑप्शन ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से अपने ऑप्शंस को वेरीफाई भी करके देख लें कि हो सकता है कि कोई बेहतर और ऑप्शन तो नहीं करेक्ट हो रहा है, या क्रॉस चेक भी हो जाएगा इससे कि तीनों ऑप्शन अदर ऑप्शन इनकरेक्ट हैं और यही ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से वेरीफाई कर लें अगर आपके पास टाइम हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक से अपने क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करें स्टूडेंट्स। तो हमने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो लिनियरली डिपेंडेंट है या लिनियरली इंडिपेंडेंट है या ऑर्थोगोनल है या नॉर्मलाइज है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से देखते हैं। तो स्टूडेंट इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कांस्टेंट वेक्टर देन डेल ब्रैकेट ए डॉट ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर आर ब्रैकेट फिर होल ब्रैकेट। तो ये आइडेंटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट मैं आपको ये क्वेश्चन गेट 2013 में आया हुआ था। तो अब देखिए वेक्टर ए को अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो उसमें एक्स वाई जेड में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू ए नॉट है और ये कांस्टेंट बी नॉट है वेक्टर बी का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वेक्टर इक्वल्स टू ए नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आर वेक्टर जो है स्टूडेंट हम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि वो वेरिएबल होगा आर वेक्टर, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो स्टूडेंट पहले अगर ये आइडेंटिटी दी हुई तो पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बी क्रॉस आर निकाल लेते हैं। तो इससे हम फिर इसके बाद इसके साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे वेक्टर ए के साथ। तो बी क्रॉस आर हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो देखते हैं आपको पता होगा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर आर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, उसका बी का बी नॉट बी नॉट बी नॉट, आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट यहाँ रखेंगे, फिर आर वेक्टर के आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट यहाँ रखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आई कैप यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड माइनस वाई बी नॉट, फिर जे कैप में माइनस साइन लेना होता है लेकिन हम अगर इंटरचेंज कर लेते हैं तो हम इस तरीके से पहले ही इंटरचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जेड आता माइनस जे कैप जेड माइनस एक्स बी नॉट, तो हमने क्या कर दिया प्लस जेड और एक्स माइनस जेड बी नॉट। तो इस तरीके से के कैप फिर हम करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा ये वाई माइनस एक्स बी नॉट। तो इस तरीके से हमारा जो बी क्रॉस आर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हम इसका
ए वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक स्केलर, क्योंकि वेक्टर डॉट वेक्टर 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 का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, स्केलर मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर इक्वल्स टू ए नॉट आई कैप प्लस ए नॉट जे कैप प्लस ए नॉट के कैप, और यहाँ पे ये है वेक्टर बी क्रॉस आर का वेक्टर। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आप आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, बाकी आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा, और आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमें मिल जाएगा ए नॉट बी नॉट जेड माइनस वाई प्लस ए नॉट बी नॉट एक्स माइनस जेड प्लस ए नॉट बी नॉट वाई माइनस एक्स। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे ए नॉट बी नॉट को कॉमन ले लें और तो हो जाएगा जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड और वाई माइनस एक्स। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे ए नॉट बी नॉट और ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमें 0 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट 0 अगर मिल जाता है तो उसका कोई भी हम डेरिवेटिव लेते तो 0 ही मिलेगा उसके बाद, तो अगर उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 0 मिलेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 0। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमने 11 के और 2012 का भी क्वेश्चन देखा और 2013 का भी क्वेश्चन देखा वेक्टर कैलकुलस का। तो स्टूडेंट इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप IIT JAM के एग्जाम में बैठेंगे तो भी इस तरीके के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर कैलकुलस के और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहें और मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन सोल्यूशन के वीडियोज लाता रहूंगा, और आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे शेयर करें, और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने अदर क्वेश्चंस के साथ वेक्टर कैलकुलस के। फिर फर्दर हम अदर टॉपिक्स हैं हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स के, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। तो स्टूडेंट आई थिंक आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप अभी BSc थर्ड ईयर में हैं या MSc कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता अपनी प्रिपरेशन पे, तो आप HOSTube पे आके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से अपनी प्रैक्टिस में बने रह सकते हैं अपने कंपटीशन में। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी करते रहें।